आपने मूवी भी देखी होगी बागबान, जिसके अंदर जो अमिताभ बच्चन है, वहाँ पर जब अपने बच्चों के साथ जाते हैं तो वहाँ पे भी कहते हैं कि मोटा भाई, शॉपकीपर बोलते हैं ना, वो जिसमें मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा उस एक्टर का, जो अमिताभ बच्चन को बोलते हैं मोटा भाई, तो उनका अमिताभ बच्चन का क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या मैं मोटा लग रहा हूँ, क्या तुम इसलिए मुझे मोटा बोलते हैं? कहते हैं कि नहीं नहीं मोटा, नहीं नहीं भाई साहब, मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आप उससे बड़े हैं ना, इसलिए मैं आपको मोटा भाई बोल रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे बैरियर के टॉपिक पे। बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, देखो हमने कम्युनिकेशन के पॉइंट्स हमने पढ़े थे, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इसके फिर आगे फीचर्स भी पढ़े थे हमने, ठीक है। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन मतलब कि हर पॉइंट पढ़े थे, प्रोसेस भी की थी। अब हम बैरियर की बात करते हैं। बैरियर किस तरीके से आ सकते हैं, कैसे बैरियर हमारे एक अच्छे कम्युनिकेशन, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, वो समझते हैं। क्योंकि बैरियर का मतलब ही क्या है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करना, कि आपके जो कम्युनिकेशन के जो पाथ को डिस्ट्रॉय करना, ब्रेक डाउन करना, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, तो ये देखते हैं, ये आपके 4 से 5 तरह के होते हैं। किसी की बुक के अंदर 4 दिए हुए हैं, किसी की बुक के अंदर 5 दिए हुए हैं। हम 4 करने वाले हैं। सेमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर एंड द पर्सनल बैरियर, ठीक है। अब देखो, मैं आपको अगर फेशियल एक्सप्रेशन से आपसे पता चल जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से कहना चाह रहे हैं। अब देखो, मैं आपको जब भी मैं आपको समझाती हूँ तो मेरी उंगलियाँ ऐसी होती है, या फिर ऐसी होंगी, या फिर ऐसे बताऊंगी मैं। तो जब मेरी ऐसी होती है ना, कुछ एनर्जी वाली बात बताने की बात होती है ना, मतलब कुछ ऐसे मेरी भी फोर्स लगता है, मैं कुछ कर सकते हो तुम, येस यू कैन डू इट। तो ये क्या है, हर टाइम क्या है, मेरे शब्दों के साथ साथ, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन के साथ साथ, मेरे गेस्चर के साथ, पोस्चर के साथ, हर पॉइंट से कम्युनिकेशन होते हैं। हमने समझा था ना, ठीक है। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, कम्युनिकेशन का बेसिक पॉइंट नहीं देखा है, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि थोड़ा सा ये पिछले पॉइंट से रिलेट करते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है, कैसे करते हैं, किन किन तरीके से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो सभी हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। अब देखो, यहाँ पे तभी ये लाइन लिखी हुई है, बहुत स्टार लगा लीजिए। नोट्स भी आपको खुद तैयार करने हैं, अगर खुद तैयार नहीं कर सकते आप ले सकते हैं हमसे नोट्स, ठीक है, जो मैंने तैयार कर रखे हैं, आप इन नोट्स को ले सकते हैं। कहते हैं कि एवरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी कम्युनिकेट सम स्पेशल मीनिंग। हर एक अपनी बॉडी का मूवमेंट आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि रोड के ऊपर आप चल रहे हो, अगर रोड के ऊपर ट्रैफिक लाइट के अंदर रेड लाइट अगर आप चल रही है, तो दैट मीन्स आपको स्टॉप होना है। क्या आपने किसी ने आपको बोला कि स्टॉप होना है? नहीं ना, आपको बस एक बार बता दिया कि रेड लाइट चलेगी, तो आपको क्या करना है, रुकना है। तो वो क्या है, विदाउट 2 पर्सन के बजाय आपने एक सिग्नल के थ्रू आपसे कम्युनिकेट हो रहा था, है ना, ठीक है। येलो लाइट चलती है तो क्या होता है कि आप रेडी हो जाइए, ग्रीन में चलो चलते हैं, है ना। अब सबसे पहले सेमेंटिक बैरियर देखते हैं। सेमेंटिक बैरियर कैसे होता है, किस तरीके होता है। सेमेंटिक समझ रहे हैं, तो शब्दों की बात की जा रही है, ठीक है, शब्द की बात की जा रही है। जब हम क्या करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो, बहुत जगह आपको पता होगा कि जैसे सबने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है, आई होप सबने देखा होगा। उसके अंदर जो जेठालाल होता है, वो क्या करता है, मोटा भाई क्या कर रहे हो, है ना, वो बोलते हैं ना मोटा भाई। तो मोटा भाई क्या है, किसको बोलते हैं, बड़े भाई को बोलते हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा की तरफ क्या बोलते हैं, बड़े भाई को बड़ा एल्डर ब्रदर बोलते हैं, है ना। बट गुजरात के अंदर अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ क्या बोलते हैं, मोटा भाई बोलते हैं। एक आपने मूवी भी देखी होगी बागबान, जिसके अंदर जो अमिताभ बच्चन है, वहाँ पर जब अपने बच्चों के साथ जाते हैं तो वहाँ पर भी कहते हैं कि मोटा भाई, शॉपकीपर बोलते हैं ना, वो जिसमें मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा उस एक्टर का, जो अमिताभ बच्चन को बोलते हैं मोटा भाई। तो उनका अमिताभ बच्चन का क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या मैं मोटा लग रहा हूँ, क्या तुम इसलिए मुझे मोटा बोलते हैं? वो कहते हैं कि नहीं नहीं मोटा, नहीं भाई साहब, मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आप उससे बड़े हैं ना, इसलिए मैं आपको मोटा भाई बोल रहा हूँ। तो ये जो शब्द है ना, मोटा भाई, भावना एक है, परंतु लैंग्वेज के डिफरेंस के कारण आप क्या कर रहे हो, कई बार बैरियर क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि कंसर्न विद द प्रॉब्लम एंड द ऑब्स्ट्रक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ द एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ द मैसेज इनटू अ वर्ड्स एंड द इंप्रेशंस। इज इट क्लियर? ठीक है, मीन्स कि एनकोडिंग कौन करता है, अभी मैंने पिछली वीडियो के अंदर प्रोसेस में बताया था। एनकोडिंग कौन करता है, सेंडर करता है। डिकोडिंग कौन करता है, रिसीवर करता है। किसको, वर्ड्स को या फिर इंप्रेशंस को, ठीक है। अब मैंने बहुत एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आगे आगे आते जाएंगे। जैसे कि अपने यहाँ पर भिंडी को भिंडी बोलते हैं, कहीं यहाँ पे भिंडा बोलते हैं,
बट गुजरात में क्या बोलते हैं, ओकरा बोलते हैं भिंडी को। ठीक है, मोटा भाई का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, एल्डर ब्रदर बोलते हैं गुजराती का ही है। ठीक है, देखो अब सेमेंटिक बैरियर के जो शब्दों का बैरियर होता है वो किस किस तरीके से हो सकता है। कई बार होता है बोर्डली एक्सप्रेस्ड मैसेज, मीन्स कि आपकी वोकैबुलरी, आपकी टोन, आपके पिच, आपके वर्ड कई बार गलत प्रयोग होने के कारण पूरी सेंटेंस को ही गलत बता देते हैं, है ना। अब कई बार सेंटेंस लिखते लिखते ना आपके, अगर मैं बोलूँ कि एफर्ट यू कैन डू इट, है ना, एफर्ट एक तो होता है एफर्ट, एक होता है एफर्ट, ये एफर्ट होता है, ये एफर्ट होता है, दोनों का मतलब बहुत अलग है। अगर आपको इन दोनों को एक साथ प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, आपको नॉर्मली जो प्रोनाउंसिएशन है इनकी सेम है बट मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। समझ पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इनएडुकेट वोकैबुलरी, अपर्याप्त मतलब शब्दावली का प्रयोग करना। ठीक है, यूजेस ऑफ द रॉन्ग वर्ड्स एंड द ओमिशन ऑफ द नीडेड वर्ड, जो वर्ड्स चाहिए थे आपने वही हटा दिए, तो वो क्या हो सकता है, एक गलत, एक मेरे हिसाब से यहाँ पे ना बैडली आएगा, एक सेकेंड, यस बैडली आएगा, ये बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, कि आप गलत मैसेज को बता पा रहे हैं। कारण क्या है कि आपके मैसेज, आपके वर्ड्स, आपके जो ज़रूरत वाले शब्द थे वो क्या है आपने प्रॉपर यूज़ नहीं किए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिंबल और वर्ड विथ डिफरेंट मीनिंग। सबको पता है, अगर मैं ऐसे थम्स अप करूँ, ऐसे लाइक का बटन होता है ये, है ना, अगर वीडियो आपको भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक करना, ये बोला जाता है। ठीक है, बट ये इसका मतलब क्या है, लाइक है। अगर मैं इसको वापस नीचे कर दूँ तो ये क्या है, डिसलाइक है ना। तो इसका मतलब सबके लिए लाइक है ना, बट इसका मतलब क्या है, सबके लिए डिसलाइक है। तो कॉमन जो सिंबल होते हैं अगर आप उन्हीं का यूज़ करें तो गुड रहेगा। अदरवाइज कुछ एक ऐसे सिंबल होते हैं जिनका किसी अदर स्टेट में कुछ मीनिंग होता है, अपने स्टेट में कुछ मीनिंग होता है, किसी और स्टेट में कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, जब क्या होता है, सेम सिंबल होते हैं, वर्ड्स होते हैं, बट मीनिंग अगर उनका डिफरेंट हो ना, डिफरेंट प्लेस पे, तो वो बैरियर क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जैसे कि एग्जाम्पल बहुत से हैं यहाँ पर, इतने सारे ये सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, बट मैं यहाँ पर लिखती हूँ। जैसे कि स्टेयर बोलते हैं, स्टेयर किसको बोलते हैं, सीढ़ी को बोलते हैं, बट कहीं जगह इसको बोला जाता है जिन्ना, जिन्ना पैडी बोलते हैं, जिसको हम पैडी भी बोलते हैं, जिन्ना बोलते हैं, सीढ़िया बोलते हैं, स्टेयर बोलते हैं। देखो कहने का मतलब एक ही है कि आपको इनसे इन पे चढ़ के ऊपर जाना है, पर शब्द अलग अलग हैं। ठीक है, एक होता है आइडियल, एक होता है आइडियल, दोनों में फ़र्क है। एक तो होता है निठल्ला, एक होता है आदर्श, कि आप निठल्ले बैठे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं। ठीक है, वाटर पानी, पानी तानी, नीर, शब्द एक है बट जो प्रयोग हो रहा है वो अलग अलग है। समझ पा रहे होगे तुम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फॉल्टी ट्रांसलेशंस। फॉल्टी ट्रांसलेशन मतलब कि गलत ट्रांसलेशन करना। ठीक है, टेक्निकल जार्गन्स की बात की जाए, टेक्निकल जार्गन्स का मतलब क्या है कि एक स्पेशल वर्ड्स का यूज़ करना जो नॉर्मली प्रोफेशनल पर्सन्स करती हैं। ठीक है, जो कोड का यूज़ करती है, जो नॉर्मल पर्सन को यूज़, मतलब प्रोफेशनल का मैं पहले ही बोल रही हूँ, प्रोफेशनल है तो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल पर्सन तो नहीं समझ पाएंगे, राइट। तो प्रोफेशनल में कौन आएंगे, प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, इकोनॉमिस्ट हो गया, जो वो शब्द यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ AC, आप तो समझ जाएंगे कि AC का मतलब क्या है। इसका मतलब काफ़ी सारे भी होते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू, हम इसको बोलते हैं अकाउंट, राम का अकाउंट तैयार करो, मशीनरी का अकाउंट तैयार करो, डिवेंचर्स का अकाउंट तैयार करो, है ना। तो क्या है, हर एक जो टेक्निकल्स वर्ड्स होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अकाउंट, जैसे मैं यहाँ पे सीधा अकाउंट लिखती हूँ तो भैया क्या समझते हैं मेरे कि ये अकॉर्डिंग टू है, क्योंकि हमें पहले सिखाया गया था A+C, अकॉर्डिंग टू, मैथ में करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, है ना। तो ये क्या होता है, कुछ एक टेक्निकल जार्गन वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिसके कारण कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट होता है। अनक्लैरिफाई अजम्पशंस, कई बार ऐसा होता है कि हम अजम्पशंस करते हैं, मीन्स की एक मिथ क्रिएट कर देती है ना, एक कल्पना, जिसे हम कहते हैं कल्पना क्रिएट कर देती है। बॉडी लैंग्वेज एंड द गेस्चर्स डिकोडिंग, जैसे कि अब पता है ये बढ़िया एग्जांपल, अगर मैं देखो मैं आपको बताती हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये काम करना है और साथ साथ मैं गर्दन ऐसे नो में हिला रही हूँ, ऐसे नहीं नहीं नहीं, और मैं साथ साथ बोल रही हूँ कि नहीं हाँ ये काम करना है,
तो आप कन्फ्यूज़न हो जाएगी ना कि मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है कि ये काम नहीं करना, बट मैं बोल कह रही हूँ कि ये काम करना है। तो समझ में आ रहा है कि हाँ ना साथ साथ होना। ठीक है, एक और आ सकता है कि इसके अंदर एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिखा हुआ, मैंने ये दिखाई नहीं दिया, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो प्लेन होता है, एक प्लेन होता है। ठीक है, प्लेन का मतलब क्या है, मैदान, और प्लेन का मतलब क्या है, विमान। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, साउंड सेम निकल रही है, बट दोनों का मतलब अलग है। ठीक है, होमोफोन्स बोला जाता है इनको। ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम, फ्यून्स का मतलब होता है साउंड। साउंड अलग अलग, सेम साउंड निकल रही है, बट मीनिंग दोनों का अलग अलग नज़र आ रहा है। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका सेमेंटिक बैरियर। अब बढ़ते हैं हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर और इसे इमोशनल बैरियर की ओर। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि आपने सारा दिन काम किया, सारा दिन काम किया, फुल डे। आप सुबह, जैसे कि सुबह मेरी ड्यूटी 7:30 बजे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 3:30 बजे तक मेरा ऑफिस टाइम होता है। देन उसके बाद मुझे घर पे आके ट्यूशन्स के बच्चों को पढ़ाना होता है। दैट मीन्स 7:30 बजे तक मेरा ये होता है। ठीक है, देन उसके बाद भी फिर मेरे को काम करना होता है फॉर योर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यूट्यूब के लिए। ठीक है, तो क्या है कि ये जो टाइम पीरियड है, ये सुबह मेरी एनर्जी कुछ होगी, अब मेरी एनर्जी कुछ है, और बिल्कुल 9:30, 10, 11, 12 बजे तक मेरी एनर्जी कुछ और हो जाएगी, है ना। तो क्या है, कई बार ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल खुश हूँ, हर टाइम खुश हूँ, मेरे तीनों सेशन बिल्कुल अच्छे जा रहे हैं, तीनों टाइम पे मैं बिल्कुल खुश हूँ, तो मेरा लेक्चर कैसा जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा, हैप्पी मोमेंट में जाएगा, है ना। एक हो सकता है कि जैसे कि मैंने अपना ऑफिस टाइम के बाद मैंने ट्यूशन के बच्चों पे आई। ठीक है, ऑफिस टाइम में कुछ एक ऐसे कस्टमर टकर गए मुझे कि जिनका माइंड को मैं मतलब उनको समझा ही नहीं पा रही कि ऐसा भी होता है। हैं, कई बार होते हैं ना कुछ एक पर्सन की, नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है, हम वो समझ नहीं पाते उस सिचुएशन को, जिसके कारण मेरा पूरा का पूरा माइंड बिल्कुल अपसेट हो गया। क्या मैं आगे वाला पॉइंट अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँगी? बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, अगर आपसे जैसे टीचर ही कोई गुस्सा कर दे, एकदम से पूरी क्लास में पूरी इंसल्ट कर दे, क्या पूरे दिन आप अच्छे से पढ़ पाएंगे? है ना, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसी तरह से कुछ ऐसा होता है कि जब आपके साथ भी ऐसा होता होगा, तो क्या होगा, जब आप अपसेट होगे तो आप अच्छे से क्या नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या है यहाँ पर, अपसेट। ठीक है, अपसेट माइंड से चल रहे हैं आप, तो अपसेट माइंड पे चलेंगे तो आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, और कम्युनिकेशन प्रॉपर से नहीं होगा तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रॉपर से फॉलो अप नहीं होगी। कई बार आप गुस्सा होते हैं तो गुस्से में साउंड कैसी होती है, ये मत करो, वो मत करो, बैठ जाओ, चुप हो जाओ, ऐसा होता है ना। तो जब आप हर एक मोमेंट आपका क्या है, आपकी साइकोलॉजी, ये किससे डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का गुस्सा कहीं और जाके निकलते हैं, है ना, कहीं और का गुस्सा कहीं और पे जाके निकलते हैं, तो वो क्या आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। तो साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर क्या है, आपके माइंड से रिलेटेड बैरियर्स क्रिएट होती हैं व्हेन दिस कंसर्न विद देयर इज अ स्टेट ऑफ माइंड, कि आप किस तरीके से किस चीज़ को ले रहे हो, क्या प्रोस्पेक्टिव से आपका लेने का। ठीक है, सेंडर और रिसीवर दोनों की बात की जा रही है, इसमें किसी पर्टिकुलर बात की नहीं जा रही, दोनों की बात की जा रही है। अगर पर्सन हैप्पी है तो कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होगा, अगर आप अपसेट है तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। एंग्री है तो इट्स नॉर्मल कि आप चीख के गला फाड़ के अपने गुस्से को कंट्रोल करने की बात करेंगे, है ना। चलिए जी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर एक वरीड पर्सन होगा, एक और ले लेते एग्जाम्पल, एक बहुत ही चिंता में है पर्सन, क्या वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा अपनी मतलब कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अक्सर देखा जाता है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है ना, व्यक्ति घबरा जाते हैं, है ना। अक्सर एक्सीडेंट होने के बाद ये नहीं सोच जाती कि उसे करना क्या चाहिए, उसे पूछा जाता है कि हाँ, कई बार ऐसे देखा मीडिया वालों को कि हाँ बताओ कैसे हुआ, कब हुआ, क्या तुम्हें कैसा लग रहा था तुम्हें, ऐसा ये कोई क्वेश्चन है बच्चे पूछने के, नहीं ना। तो उस टाइम आपको भी नहीं पता क्या करना होता है, आप प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाते, है ना। तो उस टाइम जो आपकी अटेंशन होती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर, है ना, वो आप नहीं देख पाते कि है क्या। तो यहाँ पर देखो, अब टाइप ऑफ साइकोलॉजी, टाइप ऑफ इमोशनल बैरियर की बात की जाए तो टाइप ऑफ इमोशनल बैरियर काफ़ी सारे हैं। प्री मैच्योर इवेल्यूएशंस है, लैक ऑफ अटेंशन है। लैक ऑफ अटेंशन देखो यही है जो भी मैंने आपको बताया, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपको भी नहीं पता कि आप क्या करने वाले हो, आपकी अटेंशन ही नहीं होगी आसपास की इन्वायरमेंट की तरफ। ठीक है, समझ पा रहे हैं। एक और यहाँ पे बोला गया है कि नेग्लिजेंट करते हो, मतलब कि आप लापरवाही करते हो ड्यू टू देयर इज एनी रीज़न, किसी भी रीज़न के कारण,
आप टेंशन में हैं, आप फियर में हैं, जैसे कि बच्चों का एग्ज़ाम होता है ना। बच्चों के एग्ज़ाम के टाइम पर आपको केवल बुक नज़र आती है, आप ऑटो में भी जाते जाते पढ़ रहे हैं, आप स्कूटी पे जाते जाते पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड है कि आपने जब तक आप पीछे आपको 2 दिन मिले हैं तैयारी करने के, आप उनमें तैयारी नहीं कर पाए, तो आप क्या आप स्कूटी पे 10 मिनट के रास्ते में क्या आप उसमें पढ़ सकते हो? इट्स नॉट नॉर्मल यार। मतलब समझ पा रहे हो आप? मतलब कि आपको पूरा 2 दिन दिए गए थे और 10 मिनट के अंदर आप स्कूटी पे भी ऐसे पढ़ रहे हो। वैसे नॉर्मली उसमें प्रॉपर अटेंशन ही नहीं होता ना। चलिए, तो यहाँ पर देखो एक और एग्जाम्पल है बच्चे, जितना एग्जाम्पल से करोगे उतना बेटर रहेगा। यहाँ पर देखो बिजी, एक पर्सन बहुत बिजी है, सो दैट द नो फोकस ऑन एंड गिव द टाइम टू द एम्प्लॉई प्रॉब्लम, देन द एम्प्लॉई आर द नेग्लिजेंट इन हिज वर्क। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो बॉस है बहुत बिजी है अपने काम के अंदर, वो अगर एक एम्प्लॉई उनके पास शिकायत लेकर आया और वो शिकायत उसने नहीं सुनी, तो एम्प्लॉई क्या करेगा कि उनको सुनता तो है नहीं, क्यों उसके पास जाऊँ, इससे अच्छा है कि जितना होता है ठीक है, बाकी नहीं होता छोड़ दे, है ना। तो साइकोलॉजिकल माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैरियर क्रिएट हो गया। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन क्या होता है? प्री मैच्योर इवैल्यूएशन से क्या होता है कि पहले से ही उसके बारे में कुछ आपके माइंड में वो धारणा बनी हुई है, इंटेंशन बनी हुई है। होता है ना कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। कई बार क्लास में कुछ एक बच्चे हैं जिनको मैं जाते ही सबसे पहले क्या करती हूँ, फर्स्ट बेंच पे जाके बिठा देती हूँ। तो वो क्या कहते हैं कि मैम आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो, आपको मैं ही क्यों ऐसा नज़र आता हूँ, मैं इतना शरीफ बच्चा ही है। उसकी इंटेंशन ऐसी बन गई कि मैडम को पता है कि वो क्यों, उसकी जो प्री मैच्योर लेवल है उसको पता है कि मेरे आते उसको फर्स्ट बेंच पे आना है। ठीक है, ये नॉर्मल एग्जांपल है, बट यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहे हैं कि व्हेन द रिसीवर इवेल्युएट द मीनिंग ऑफ द मैसेज बिफोर द सेंडर कंप्लीट हिज मैसेज। कई बार जब मैसेज मैं आपको बताती हूँ तो वो कहते हैं कि हाँ पता है, वो पहले अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करके अब के बात को वो समझ जाते हैं। ठीक है, बिफोर द सेंडर कंप्लीट हिज मैसेज, अपने मैसेज को कंप्लीट करने से पहले वो क्या करते हैं, पहले ही समझ जाती है। ड्यू टू देयर इज ए प्री कंसीव्ड नोशंस एंड अ फेयर ओपिनियन अबाउट द सेंडर। ठीक है, पहले से उसके बारे में आपकी अवधारणा बनी हुई है, या फिर उसके रिगार्डिंग सेंडर के प्रति आपकी नेगेटिव धारणा है कि ये तो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करेगा, इसलिए मुझे पता है क्यों ऐसा होता है ना, इसने तो मेरे साथ ऐसा ही करना होता है। सो पता लग गया था, हाँ क्लास में मैडम आने वाली है, मैं पहले ही आ जाता हूँ, अदरवाइज वो उसको बिठाएंगे, बेइज्जती करेंगे, ऐसा वैसा होता है ना। चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर जाता है कि लॉस बाय द ट्रांसमिशन। लॉस बाय द ट्रांसमिशन क्या होता है कि आप मैसेज आपको बोला, ठीक है, आपके साथ भी होता होगा जब जैसे कि आपकी मम्मी ने आपसे काम बोला कि बेटा मंडी से जाके सब्जी ले आ। ठीक है, आप काम में लग गए। ठीक है, काम में काम में नहीं, आप मार्केट में जा रहे थे, मार्केट में कुछ और सामान लेने जा रहे थे, मान लीजिए तेल लेने जा रहे थे, तो मम्मी ने बोला कि बेटा आते आते वक्त ना मंडी से क्या ले आना, सब्जी भी ले आना। ठीक है, बट आप चले तो गए, आते आते क्या हो गए, उस सामान को आप भूल गए। तो लॉस बाय ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि normally happen when the messages are the delivered in oral and the passes through the many level। ये कहते हैं कि ऐसा तब होता है जब क्या है, मैसेज पहली बात तो ओरली होता है और जब काफ़ी सारे लेवल से जाता है। अब कंपनी के अंदर क्या होता है कि मैसेज क्या होता है, टॉप लेवल से लेके 4 मैन तक जाते हैं, है ना। अब टॉप लेवल के मैनेजर ने क्या किया, मैसेज डिलीवर किया कि इस पॉलिसी को लागू करो, इतना प्रोडक्शन मुझे चाहिए। तो नीचे जाते जाते और कैसे चाहिए, कितनी देर में चाहिए, कितना टाइम में चाहिए, कितनी कॉस्ट में चाहिए, सब चीज़ बता दी है। तो ऐसे नीचे जाते जाते इन्फॉर्मेशन कुछ एक बीच में कट जाती है ना। तो ये तब होता है जब लेवल ज़्यादा होते हैं, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा ये जब ये ओरली मैसेज को पास आउट किया जाते हैं। ठीक है, सक्सेसिव ट्रांसमिशंस ऑफ द मैसेज बाय द डिफरेंट पीपल टेंड टू बी अ डिक्रीजिंग इन द एक्यूरेसी, जिसके कारण अब देखो नीचे आते आते नॉर्मल सी बात है, शब्दों का खेल तो होगा। जिस तरीके से इसने बोला क्या वही शब्द का प्रयोग करके इसने बोला होगा, और फिर नॉर्मल सी बात, इसने अपने शब्दों का प्रयोग किया तो इसने आगे डिलीवर किया, फिर इसने अपने शब्दों का प्रयोग किया, इसने आगे डिलीवर किया, जिसके कारण जो एक्यूरेसी है वो डिक्रीज हो जाती है। इज इट क्लियर? ओके, पुअर रिटेंशन की बात की जाए तो पुअर रिटेंशन का मतलब क्या है कि आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, आप याद नहीं कर पा रहे। रिटेंशन पावर मतलब कि याद रखने की पावर बिल्कुल वीक है आपकी।
ability to keep or continue the having the something message or is transmitted from the one person into the another person in a series. This message tend to be the lose the accuracy. It take place when receiver is inattentive or not interested in the listening the sender. ये तब होता है जब लिसनर जो होता है ना एक्टिव ही नहीं है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इस बात को सुनने के लिए, तब ऐसा होता है। ठीक है। डिस्ट्रस्ट की बात की जाए तो डिस्ट्रस्ट क्या होता है, ये तब क्रिएट होता है जब सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में बनती नहीं हो, तो तब डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है। जब बोथ द पार्टी ऑफ द कम्युनिकेशन डू नॉट ट्रस्ट इन ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं करते, देन ये साइकोलॉजिकल इमोशनल बैरियर होता है। क्योंकि इस सब के अंदर आपका माइंड यूज़ हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, तभी आप इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसलेट कर सकते हो। दैट्स इट। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की बात की जाए कि एक संस्था के अंदर किस तरीके से बैरियर आ सकते हैं। अब देखो, मेरी एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि सारे के सारे व्यक्ति काम करते हैं, ठीक है, बट मैंने क्या कर रखा है कि जैसे टॉप लेवल पे है, फिर आ जाता है मिडल लेवल पर, लोअर लेवल पे। अब जो टॉप लेवल जो मेरे जो ओनर है वो हमें कमांड देते हैं, हमें कमांड अचीव होती है, फिर वो कमांड हम नीचे वाले पर्सन को देते हैं जो कंप्यूटर का होमवर्क करते हैं, जो आपको नोट्स अवेलेबल करवाते हैं। तभी तो कहती हूँ जब व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करते हैं कोई भी डाउट्स के रिगार्डिंग या फिर आप नोट्स लेने के लिए रिगार्डिंग, आप जब व्हाट्सएप करते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप अपना नाम, अपनी क्लास, कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं और किस टॉपिक के ऊपर आपको डाउट है, वो तीनों चीज़। अगर आप यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी, अगर आप स्कूल से बिलोंग करते हैं तो आपका स्कूल, ये सभी चीज़ें आप हमें सेंड करें व्हाट्सएप पर। क्यों? क्योंकि टॉपिक, क्लास, टॉपिक और नेम, नेम इसलिए क्योंकि हम पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर नेम से आइडेंटिफाई कर सकें, है ना। अब देखो यहाँ पर क्लास और टॉपिक क्यों है, क्योंकि आपको भी पता है इस चैनल पर जो आपका कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट है, यहाँ पर CSP, कॉमर्स, साइंस, साइकोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट के टीचर्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट के टीचर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी वो मेरे पास जाएगी, साइंस की टीचर्स के पास साइंस की वाली जाएगी, साइकोलॉजी के पास साइकोलॉजी के पास जाएगी, ठीक है। तो क्या है, एक पर्टिकुलर लेवल, काफ़ी सारे लेवल मैंने बना इसमें ऑर्गेनाइजेशन में है। इन केस अगर कोई इन्फॉर्मेशन लोअर लेवल को ऊपर वाले लेवल तक पहुँचानी है तो क्या इसको इतनी प्रोसेस का फॉलो नहीं करने पड़ेगा। अब टॉप लेवल नहीं है, इसके अंदर भी काफ़ी सारे लेवल आपने पढ़े भी होंगे। इसके अंदर मैनेजर्स आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे पर्सन आते हैं ना। तो इन जो ये जो स्ट्रक्चर है, अगर ज़्यादा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हुआ, ठीक है, अगर ज़्यादा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जिसके कारण इन्फॉर्मेशन को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पहुँचाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है पर्सन को, तो इट्स नॉर्मल कि वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं देगा वो, है ना। तो स्ट्रक्चर जो हो थोड़ा सा अच्छा हो, फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। और दूसरी बात, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, हमने फॉर्मल रिलेशनशिप पढ़ा, ये पढ़ा था, याद है आपको। एक स्टूडेंट को अगर छुट्टी लेनी है तो पहले टीचर के पास एप्लीकेशन लिखेगा, टीचर एप्लीकेशन के ऊपर साइन करेगी, देन वही एप्लीकेशन फिर प्रिंसिपल के पास है। तो इतनी सारी अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़े तो वो क्या वो काम करेगा, वो सोचेगा रहने दे, इससे बढ़िया तो मैं बस रहने दे, है ना, ठीक है। ज़्यादा कठोर रूल रेगुलेशन बना दिए हैं, ऐसे रूल रेगुलेशन जो एक बैरियर क्रिएट कर सकता है ना। रूल क्या बना दिया कि सुबह से 7:30 से लेकर 1:30 बजे तक सारे बच्चे, सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को पढ़ाना है। उसके बाद जो है 1:30 से 2:30, उसके अंदर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। बट बच्चों की प्रॉब्लम, बच्चों को साथ लेके जाना है तो नॉर्मल सी बात है इसी टाइम पीरियड में होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की छुट्टी तो हो जाती है ना। बट रूल क्या बनाया गया है कि प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, इसमें केवल पढ़ाई होगी, प्रॉब्लम इसमें सॉर्ट आउट की जाएगी। अब मुझे बच्चे को दिखाना है कि इस बच्चे के कारण ऑर्गेनाइजेशन में हर्डल क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, ज़्यादा
रिजिड रूल जो होते हैं, ज़्यादा कठोर रूल जो होते हैं, वो भी कुछ हद तक नुकसान ही देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। एक तरह से हम बोल सकते हैं हम उस चीज़ से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं एक प्रोसेस को फॉलो करने की बजाय। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फैसिलिटी। देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको हम दिखाते हैं अब आपको। देखो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या है, इट रेफर टू दोज बैरियर विच आर रिलेटेड टू देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन, जो किससे रिलेट करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से। कैसे हो सकते हैं, स्ट्रक्चर से रिलेट कर सकते हैं, जो भी मैंने बताया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अथॉरिटी रिलेशनशिप की बात की जा सकती है। साइकोलॉजिकल डिस्टेंस हो जाता है बिटवीन हिम एंड हिज सबॉर्डिनेट। कई बार पता है क्या होता है कि एक टॉप लेवल पे बैठा है बंदा, ठीक है, एक ही लेवल पे मान लीजिए, ठीक है, एक लेवल पे बैठे हैं, एक है साइंस, एक सेकेंड, ये है मैनेजर, ये भी है मैनेजर, बस डिपार्टमेंट अलग है, ये परचेज मैनेजर है, ये सेल मैनेजर। ठीक है, अब सेल मैनेजर की थोड़ा सा सैलरी थोड़ा क्या है इसके कंपैरिजन में कम है, बट स्टेटस दोनों का हाई है। क्या होता है, कई बार सैलरी के बेस पे भी पर्सन के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाते हैं, बैरियर क्रिएट हो जाते हैं, लेवल टू लेवल भी क्रिएट हो जाते हैं कि ये तो बड़ा लेवल होता है जब जो कि आपने नॉर्मल देखा होगा, एक पीएन और एक टीचर के बीच में एक एटीट्यूड, जो एक पीएन होती है उसका जो बोलने का तरीका और एक टीचर के बोलने के तरीके में फ़र्क होता है। देखो एजुकेशन फैक्टर मैटर करता है, बट इंसान तो वो भी है, इंसान वो भी है ना, समझ पा रहे हैं मेरी बात। एक ओहदे के पॉइंट से भी बैरियर क्रिएट हो जाता है। कई बार ऐसे डर लगता है पीएन को कि मैं कैसे बात करूँ इनसे, मैं कैसे अपनी बात को रख पाऊँ, तो ये भी बात हो जाती है। ठीक है, अथॉरिटी रिलेशनशिप भी एक बैरियर क्रिएट करने की बात की जाती है। रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा मतलब कठोर है, सख्त है, रिजिड है। नेक्स्ट आ जाता है फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ मीन्स कि जो आप काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए टेली कम्युनिकेशन का वो है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, कस्टमर्स के साथ डीलिंग करनी है, तो अगर आपके पास फ़ोन ही नहीं होगा तो क्या आप डील कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप डील। तो यही क्या बात की जा रही है कि इफ़ द स्मूथ एंड द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल्स, एग्जांपल के तौर पर टेलीफोन या फिर सजेशन बॉक्स ही नहीं है। जैसे कई बार होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक सजेशन देनी है आपको, वो सजेशन बॉक्स ही नहीं है, तो आप सजेशन कहाँ दोगे? नहीं दे सकते, और इतनी प्रोसेस को तो फॉलो बिल्कुल भी नहीं करोगे, है ना। पॉलिसी क्या है, सपोर्टिव होनी चाहिए। अगर पॉलिसी सपोर्टिव नहीं है, सपोर्टिव कैसी होगी, फ्री फ्लो कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे कि थोड़ा बहुत फॉर्मल भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, हाइब्रिड कम्युनिकेशन का फॉलोअप करना चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये फॉर्मल कम्युनिकेशन को फॉलो किया, एक सेकेंड कहाँ गया वो, यस, फॉर्मल कम्युनिकेशन को फॉलो किया तो एक काफ़ी सारे प्रिस्क्राइब पाथ से जाना पड़ेगा। इनफॉर्मल को कम्युनिकेट किया तो ज़्यादा ही र्यूमर्स फैलने के चांसेस हो जाएंगे। तो हमेशा बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, जिसे हम कहेंगे हाइब्रिड मीन्स की कम्बिनेशन ऑफ द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल। तो जो कम्युनिकेशन का जो पॉलिसी है, कम्युनिकेशन की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, सपोर्टिव होनी चाहिए, फ्री फ्लो होनी चाहिए, जिससे कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए जी, लास्ट पॉइंट आ जाता है पर्सनल बैरियर। इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा डायरेक्टिंग का, क्योंकि इसके अंदर हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं। लीडरशिप किया है, सुपरवाइज़र किया है, मोटिवेशन किया है, लास्ट इज़ द कम्युनिकेशन। हर एक पॉइंट को हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया है। देखो यहाँ पे पर्सनल बैरियर की बात की जाती है, तो पर्सनल किससे रिलेट करते हैं? अपने खुद से रिलेट कर रहे हैं ना, मैं, मेरा परिवार, मेरी सोसाइटी, उनसे बात की जा रही है। मीन्स कि आप अपने फैक्टर से, पर्सनली फैक्टर से बात की जा रही है। पर्सनल फैक्टर ऑफ द बोथ कौन? इवन सेंडर भी हो सकता है इसके अंदर, इवन रिसीवर भी हो सकता है इसके अंदर। ओके जी, चलिए सबसे पहले इसके अंदर बैरियर क्या है कि फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। सीनियर पर्सन ऑलवेज मेंटेन हिज पोजिशन इन द फ्रंट ऑफ द सबऑर्डिनेट। दे ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड द क्वेश्चन ऑफ, एक सेकेंड, क्वेश्चन ऑफ सबऑर्डिनेट, बिकॉज इफ the subordinate has any new updated knowledge and then fear of challenge arise in the front of the superior। पता है क्या कह रहा है? बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इवन आज के टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। बैरियर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है? सुपीरियर की बात की जा रही है। सुपीरियर को डर है भाई। सुपीरियर कौन है? जिसका लेवल ऊपर है, जिसका लेवल कहाँ है? ऊपर है।
ये सुपीरियर है, ये सबॉर्डिनेट है, ठीक है। ये देखो सुपीरियर हो गया, ये सबॉर्डिनेट हो गया। इसकी अब आजकल में भर्ती हुई है, ये रिक्रूटमेंट हुई है, और ये पहले से ही काम करते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, ये पहले से ही काम करता है। इसकी भर्ती हुई थी 2015 के अंदर, इसकी भर्ती हुई है आज 2023 के अंदर, ठीक है। इसकी नॉलेज में दिन रात का फ़र्क होगा, ध्यान रखना इस बात को। इसकी नॉलेज, दोनों की नॉलेज में दिन रात का फ़र्क होगा, ठीक है। इसकी कंप्यूटर की नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी, एआई की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब नॉलेज होगी इसके अंदर। तो सुपीरियर क्या चाहेगा कि मुझे हमेशा इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी होगी। जो भी प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, मुझे सॉर्ट आउट करनी होगी। अदरवाइज इसने सॉल्व कर ली तो मेरी जो पोजीशन है ना, उसकी गिरने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाएगी। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है वो ये देखेगा कि कौन एफिशिएंट है, कौन कॉम्पिटेंट है इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। जो कॉम्पिटेंट होगा उसकी स्टेटस बढ़ा दिया जाएगा। तो सुपीरियर हमेशा इसी डर में रहता है कि वो अपनी पोजीशन को क्या करके रखे, मेंटेन करके रखे। बेटा क्या रखे, मेंटेन करके रखे। दे आर ऑलवेज ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम एंड द क्वेश्चंस ऑफ द सबॉर्डिनेट के हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेगा। बिकॉज उसे वो हमेशा चाहता है कि जो सबॉर्डिनेट हमेशा अप टू डेटेड, हमेशा जो नॉलेज आई है उससे हमेशा बढ़कर नॉलेज ले, क्योंकि चांसेस है कि उसकी डिमोशन होने के चांसेस क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। पॉइंट में क्या कह रहा है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट। कई बार ऐसा होता है ना कि सबॉर्डिनेट, अब देखो नया व्यक्ति आया, उसके नए थॉट्स होंगे, उसकी नई विचारधारा होगी, उसके सोचने का तरीका अलग होगा। तो नॉर्मल सी बात है, काम करने का तरीका भी अलग होगा। तो जो भी सजेशंस वो देगा, सुपीरियर जो होगा ना, वो जानबूझकर उसे क्या करेगा, इग्नोर करेगा, कि ताकि जो उसकी इमेज पहले से है वो उसकी एज इट इज़ बनी रहे। समझ में आ गया? चलिए अब आ जाते हैं सबॉर्डिनेट का क्या बैरियर होता है। अनविलिंग टू कम्युनिकेट हो गया, लैक ऑफ द प्रॉपर इंसेंटिव। ये दोनों पॉइंट्स आपके सबॉर्डिनेट से बिलोंग करते हैं। कई बार एक ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, अमेंडमेंट किया जा रहा है कंपनी के अंदर, कुछ एक ऐसी पॉइंट्स होते हैं जिसके कारण आप उस चीज़ से खुश नहीं होते हैं, है ना। और उस डिसीजन से, उस अमेंडमेंट से आप या तो आपका प्रमोशन हो सकता है या फिर आपका डिमोशन हो सकता है। एक और कारण हो सकता है कि सबॉर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बैरियर क्रिएट हो रहा है कि उसे प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही। भाई अगर प्रॉपर सैलरी या प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो वो अप्रिशिएट नहीं होगा, आगे काम नहीं बढ़ेगा। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि जैसे कि मैं बच्चों को क्या कहती हूँ कि जल्दी से जो भी बच्चा सभी बच्चे अगर जल्दी काम करेंगे तो आपका एक गेम पीरियड होगा। क्या होगा? एक गेम पीरियड होगा। उस गेम पीरियड को लेने के लिए बच्चे क्या करते हैं, विद इन 1 आवर्स के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट याद कर लेते हैं। तो फ़ायदा दोनों का है, बच्चे भी इंजॉय हो रहे हैं, मेरा भी काम हो रहा है, सबका काम हो रहा है ना। तो एक प्रॉपर ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में इंसेंटिव्स होना चाहिए, कि प्रॉपर इंसेंटिव होना चाहिए। अगर कोई भी रिवॉर्ड नहीं हुआ, कोई भी अप्रिशिएशन नहीं हुआ, कोई आपने अच्छी सजेशन देने पर, तो नॉर्मल सी बात है वो आगे से आपको सजेशन नहीं देगा, आगे से आपको कोई आइडियाज़ नहीं देगा, है ना। तो ये थी बातें जो कि बैरियर की बात थी। अब बात करते हैं कैसे एक कम्युनिकेशन के अंदर जो बैरियर है उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पहले ही माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या बात करनी है। हमने बातें सुना है कि बोलने से पहले एक बार ही सोच लेना चाहिए, 10 बार सोच लेना चाहिए, 2 बार सोच लेना चाहिए। बड़े बोलते हैं ना, वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर एक बार आपने शब्द निकाल दिया, वो इट्स नॉर्मल कि वो वापस नहीं आने वाला, और वो किसी को हर्ट भी कर सकता है, किसी को खुश भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले अपने आइडियाज़ को पहले क्लैरिफाई करना चाहिए बिफोर द कम्युनिकेशन। सेंडर फर्स्टली वेरी क्लियर इन हिज माइंड अबाउट व्हाट ही वांट टू कन्वे। क्या चीज़ वो कन्वे करना चाह रहा है, क्या चीज़ वो बताना चाह रहा है सेंडर आगे अपने रिसीवर्स को, वो उसके पहले ही माइंड में क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर शुड बी स्टडी इन द डेप्थ एंड एनालाइज एंड स्टेट इन एन अंडरस्टैंडेबल मैनर। जो भी वो समझाना चाह रहा है, जो भी वो बताना चाह रहा है, उसको क्लियरली मतलब उसको खुद पता होना चाहिए वो क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रहे थे कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द रिसीवर। जो रिसीवर्स को चाहिए। अब मुझे पता चला कि बच्चों की डिमांड है कि मैम बिजनेस स्टडी के चैप्टर्स के बारे में हमें डिमांड
हमें समझाइए। जैसे कि अब एमकॉम के सिलेबस के रिगार्डिंग भी है, मेरे पास बहुत डिमांड आई हुई है। बीकॉम के सिलेबस के रिगार्डिंग इनकम टैक्स, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडी, बहुत से सब्जेक्ट के ऐसे हैं जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं। तो मुझे अपने रिसीवर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग ही क्या करना पड़ता है, वीडियोस डालनी पड़ती है। इसी तरह से जो भी बातें होंगी वो कम्युनिकेशन भी अपने रिसीवर के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने बैकग्राउंड, अब जो +2 क्लास के भी अगर इस वीडियो को देखेंगे बच्चे तो इट्स नॉर्मल कि उनको भी समझ में आ जाएगा। बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। हमें जो स्पीकर होता है हमेशा उसको अपनी टोन, अपने कंटेंट, क्या वो बता रहा है, कंटेंट का मतलब होता है जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं। क्या है, जो सब्जेक्ट मैटर की बात की जाए, टोन की बात की जाए तो जो आवाज़ की, जैसे कहते हैं चुप हो जाओ, टोन एकदम से जिसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ठीक है, वो जो टोन कहते हैं कि एक तो होता है कि यस मैम, यस मैम। एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने एक स्टूडेंट को काम दिया, उनसे बोला कि आप ये कर लेंगे, ये मैं हूँ और मैंने स्टूडेंट से काम दिया आप ये कर लेंगे। उन्होंने कम से कम 2 से 3 सेकंड रुक कर मुझे कहा कि ओके मैम, ओके, थोड़ा सा 1 सेकंड का गैप लगा के मैम। एक बच्चे को और काम दिया तो उसने फटाफट बोला यस मैम, ओके। एक को दिया, उसने तो काफ़ी देर लगा दी थी। तो ये जो बोलने का तरीका होता है उससे मुझे पता लग जाएगा कि ये बच्चा बिल्कुल इंटरेस्टेड है इस काम से, ये बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है, बट हाँ कर देगा, बट ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कन्वे द थिंग ऑफ हेल्प एंड द वैल्यू ऑफ द लिसनर। क्या कह रहे हैं कि जो सेंडर है हमेशा अपने माइंड में ये ध्यान रखे कि जो रिसीवर है उसकी इंटरेस्ट, उसका नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैसेज को डिलीवर करें। इंश्योर द प्रॉपर फीडबैक। विदाउट फीडबैक तो नॉर्मल सी बात है, कुछ भी मैसेज डिलीवर नहीं होगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस में बी इम्प्रूव बाय द फीडबैक रिसीव टू मेक इट्स मोर इफेक्टिव एंड द मीनिंगफुल। अगर जब तक आप कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक नहीं लेंगे तब तक मैसेज कंप्लीट नहीं होगा। कम्युनिकेशंस फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, ये दोनों के लिए होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या करता है, अपनी आज की नीड को भी कंप्लीट करता है और आने वाले फ्यूचर की नीड को भी कंप्लीट करते हैं। क्यों? अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में ओनर है, उसका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा है, गुड है, तो क्या उसके जो एम्प्लॉई है उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहेंगे? ऑफकोर्स उस ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस लेवल पे काम करते रहेंगे, ठीक है। तो जो आज का काम है, आज की प्रेजेंट जो नीड है वो उसको भी कंप्लीट करेंगे, बट फ्यूचर में आप टर्नओवर को रोक भी रही हैं, तो कम्युनिकेशन इसलिए भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इफ प्रेजेंट सिचुएशन इज इम्प्रूव देन अपकमिंग सिचुएशन इज अ वेरिएबल। अगर आप आज की सिचुएशन को ही अगर आप संभाल पा रहे हो तो इट्स नॉर्मल कि आप नेक्स्ट आने वाले सिचुएशन को भी अच्छे से संभाल पाएंगे। बी अ गुड लिसनर, आपको एक अच्छा वक्ता भी होना चाहिए, वक्ता नहीं, श्रोता होना चाहिए। वक्ता तो स्पीकर होता है, लिसनर श्रोता होता है, ठीक है। एसेंस ऑफ द कम्युनिकेशन फॉर द बोथ, दोनों के लिए ज़रूरी है, इवन वो सेंडर हो इवन वो रिसीवर हो, दोनों के लिए एक अच्छा लिसनर ज़रूरी है कि जो रिसीवर सेंडर की बात सुने और सेंडर रिसीवर की बात सुने। जैसे कि स्कूल के अंदर होता है, कॉलेज के अंदर होता है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है, एक टीचर है, अपनी सुनाने के साथ साथ अपने बच्चों की भी सुने। स्टूडेंट्स की सुने, चिल्ड्रंस की सुने, कि बच्चे क्या चाहते हैं और मैं क्या चाहती हूँ, दोनों की सुने। इसी कारण से जो अटेंशन है, एटीट्यूड है, पेशेंस है, ये सभी चीज़ें एक लिसनर, एक स्पीकर के अंदर होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये जो चैप्टर है कम्युनिकेशन का पॉइंट जो है और जो डायरेक्टिंग का कंप्लीट चैप्टर आपका हो चुका है। ये सीरीज़ मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है, कंट्रोलिंग की भी वीडियो बन चुकी है, ये प्रॉपर पार्ट ए आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने पार्ट बी के ऊपर। 4 चैप्टर है, 6 से 7 दिन में ये हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ, बिजनेस स्टडी का सिलेबस मोस्टली 70% आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।